हेलो गाइस, हाजिर हूँ सस्पेंस, ट्विस्ट और रोमांस से भरी हुई एक जबरदस्त सी चाइनीज मूवी लेकर। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं हमारे फीमेल लीड जैफिंग को, जो कि एक अरेंज मैरिज के बाद आज मौजूद थी योंग के घर के बाहर। अंदर जाने के बाद योंग का खानदानी मुलाजिम फ्यू उससे कहने लगा कि यंग मास्टर आपका वेट कर रहे हैं। वो कुछ हेजिटेशन का शिकार होती है, लेकिन मुलाजिम उसको जबरदस्ती अंदर भेज देता है। रूम में इंटर होने के बाद उसने देखा कि यंग सो रहा है। एक्चुअली वो सोने की एक्टिंग कर रहा था। इंटर होते ही वो मन ही मन में कहने लगी कि अगर शक्ल से प्यारी नहीं हूँ तो क्या किसी हपास से मुझे शादी कराकर ब्याह देंगे क्या? देखो जरा, हस्बैंड मिला भी तो कैसे, जो सिर्फ कहने को ही मेरा हस्बैंड है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं अकेले ही काफी हूँ। ये बोलकर वो बहुत मुश्किलों से उसका हाथ निकालने के बाद उसका पल्स चेक करने लगी। पल्स चेक करने के बाद उसको काफी अजीब लगा और वो कहने लगी कि मुझे नहीं लगता कि इसका कार एक्सीडेंट हुआ है। इसकी पल्स इतनी वीक है, मुझे लगता है कि इसको पॉइजन दिया जा रहा है। लेकिन गू फैमिली में इसको पॉइजन कौन और क्यों दे रहा है? खैर मुझे क्या, मुझे तो आज अपनी वेडिंग नाइट एंजॉय करनी है। हस्बैंड साहब तो एक यूजलेस इंसान है, इसलिए अब जो भी है वो मुझे खुद ही करना पड़ेगा। ये बोलकर वो उसके करीब से करीब तर होते हुए उसके शर्ट की बटन खोलने लगी। इतने में यांग की आंख खुल चुकी थी। तभी वो उससे पूछने लगा कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो? जैफिंग उससे कहती है कि आज खुशी का मौका है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस खुशी को एंजॉय किया जाए। जैफिंग एक दफा फिर उससे करीब जाती है तो ना चाहते हुए भी उसको बेड से उठना पड़ा। तभी जैफिंग उससे दूर जाने लगी, लेकिन यांग उसका हाथ पकड़ के उसे अपने करीब लाता है। जैफिंग उससे दूर जाती है, लेकिन यांग एक दफा फिर उसके करीब होने लगा। तभी मजबूरन जैफिंग को उसको रोकना पड़ा, लेकिन उसके रोकने के अंदाज से यांग समझ चुका था कि ये लड़की काफी स्किल्ड है और मन ही मन में कहने लगा कि ये मेडिकल भी जानती है, इससे बचकर रहना होगा क्योंकि ये कोई आम लड़की नहीं लग रही। क्योंकि खुद जैफिंग भी जान चुकी थी कि यांग उसकी स्किल्स के बारे में जान चुका है और मन ही मन में कहने लगी कि अब कुछ भी छुपाने का कोई फायदा नहीं। जब मैं फ्यू एक दफा फिर दरवाजा नॉक करता है, जिस पर वो दोनों ही चौंके। लेकिन दरवाजा खोलने से पहले यांग जैफिंग से कहने लगा कि अगर तुम्हें अपनी जिंदगी जरा भी प्यारी है तो मेरे बारे में किसी को कुछ भी बताने की गलती बिल्कुल भी मत करना। दरवाजा खुलने पर फ्यू अपने कुक के साथ वहाँ पर मौजूद थे और वो जैफिंग से कहने लगे कि यंग मास्टर के मेडिसिन का टाइम हो रहा है, हमें उन्हें मेडिसिन देना होगी। मेडिसिन की खुशबू से जैफिंग को आइडिया हो चुका था कि इस मेडिसिन में ब्रोकन इंटेस्टाइन को यूज किया गया है, जो कि एक बहुत ही खतरनाक पॉइजन है। जैफिंग आगे बढ़ते हुए कुक से कहने लगी कि ये मेडिसिन मुझे दे दो, मैं उनको अपने हाथों से दूंगी। अब उनकी वाइफ मौजूद है और इस तरह की ड्यूटीज वो अपने हाथों से करना पसंद करेंगी। जैफिंग मेडिसिन ट्राई करती है, जिस पर कुक से कहने लगा कि ये आपके लिए नहीं यंग मास्टर के लिए है। जिस पर जैफिंग उसे कहने लगी कि मुझे हॉट एंड कोल्ड चेक करना है, मैं नहीं चाहती कि उनका मुंह जल जाए। जबकि टेस्ट करते साथ ही उसको आइडिया हो चुका था कि ये कुछ और नहीं बल्कि स्लो पॉइजन है जो यंग को दिया जा रहा है। तभी वो तबीयत खराब होने की एक्टिंग करती है, जिस पर कुक वहाँ से भाग जाता है। थोड़ी देर में फ्यू वापस आकर उसे बताता है कि हमने उस कुक को पकड़ लिया है, वही उनको पॉइजन देने की कोशिश कर रहा था। इसके साथ ही वो जैफिंग से कहने लगा कि आपको मेरे साथ हॉस्पिटल चलना चाहिए। लेकिन जैफिंग उसे कहती है कि मेरी तबीयत अब ठीक है, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, और उसको वहाँ से जाने के लिए कहती है कि अब मैं थोड़ा रेस्ट करना चाहती हूँ। फ्यू के जाने के बाद वो यांग से कहने लगी कि वो जा चुका है, इसलिए एक्टिंग करना बंद करो। तभी यांग उठते हुए उससे पूछने लगा कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आई हो? जैफिंग उसे कहने लगी कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो क्वेश्चन कम पूछा करो। इस बात पर ध्यान दो कि तुम्हारी अपनी फैमिली तुम्हारी जान लेने पर लगी हुई है, और वो तुम्हारा मिस्टर फ्यू वो तो सबसे ज्यादा चालाक है। मेरे सामने बनने लगा कि वो कुक को जानता ही नहीं, जबकि ये बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। तुम्हारी पल्स पकड़ते ही मुझे आइडिया हो चुका था कि तुम्हें एक खतरनाक स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, जो आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन्स को खराब कर देगा। उसके बाद कोई चाहकर भी तुम्हें बचा नहीं सकेगा। यांग उसे पूछने लगा कि क्या तुम इसे क्योर कर सकती हो, जिस पर वो कहने लगी कि नहीं, ये एक मुश्किल काम है। लकीली जो पॉइजन तुम्हें दिया जा रहा है इसको मैं पहले स्टडी कर चुकी हूँ, लेकिन इसको क्योर करने का तरीका मुझे नहीं आता। इसके लिए मुझे तुम्हारा कुछ ब्लड लेकर उसको स्टडी करना पड़ेगा। जिस पर यांग उसे पूछने लगा कि क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? पहले ही मेरी हालत पतली है और ऊपर से तुम्हें भी ब्लड चाहिए। तभी वो कहने लगी कि अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो फिर तुम्हें मेरे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त तुम्हारी कंडीशन काफी मिजरेबल है। जब आपकी खुद की फैमिली आपके पीछे पड़ जाए तो कोई भी आपको बचा नहीं सकता। स्पेशली जो बंदा तुम्हें पॉइजन दे रहा है वो काफी डिटरमेंट है। जैफिंग उससे कहने लगी कि क्या तुम ब्लड देने के लिए रेडी हो? जिस पर यांग उसे कहने लगा कि क्या तुम मेरी जान लेना चाहती हो? और इसी तरह वो दोनों बहस करते रहे। कुछ देर में मिस्टर फ्यू एक दफा फिर आकर जैफिंग को मैसेज देता है कि उनकी मदर इन लॉ उनका वेट कर रही है। एक्चुअली वो उससे कोई बात करना चाहती थी। जैफिंग अपनी मदर इन लॉ के पास जाती है तो वो उसको बहुत ही अच्छे से वेलकम करते हुए कहने लगी, मुझे तो यकीन नहीं आता कि किसी लड़की ने मेरे बीमार बेटे को एक्सेप्ट कर लिया है। मैं अपने घर में देखकर मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं तुम्हें बता ही नहीं सकती, और इसी खुशी में मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट देना चाहती हूँ। वो एक बहुत ही एक्सपेंसिव जेड ब्रेसलेट जैफिंग को देती है, जिससे वो वाकई
बहुत खुश हो गई थी। जैफिंग खुशी खुशी अपने रूम में इंटर होती है, जहाँ पर योंग पहले ही उसके वेलकम के लिए रेडी खड़ा था। योंग जैफिंग को पकड़ के अपने करीब लाता है, जिसकी वजह से उसके हाथ में मौजूद बॉक्स नीचे गिरकर टूट गया। बॉक्स टूटने की वजह से बॉक्स के अंदर मौजूद एक मिनी कैमरा नीचे गिर गया। तभी योंग वो उठाकर जैफिंग को दिखाते हुए कहने लगा कि ये देखो। कम से कम इस सब के लिए जैफिंग बिल्कुल भी रेडी नहीं थी, लेकिन जल्द ही वो अपने कैरेक्टर में वापस आते हुए वो कैमरा अपने हाथों में उठाकर कहने लगी कि मेरी मदर इन लॉ एक बहुत ही नाइस लेडी है। वो जानती थी कि कैमरे के थ्रू उसको मॉनिटर किया जा रहा है, इसलिए वो अपने कैरेक्टर में रहते हुए कहने लगी कि ये ब्रेसलेट इतना प्यारा है, मुझे शावर लेते हुए भी इस ब्रेसलेट को पहनना पड़ा। और ये कहते हुए उसने कैमरे को वॉशरूम में वेस्ट कर दिया। थोड़ी देर बाद जैफिंग एक दफा फिर योंग के पास आकर उससे पूछने लगी कि तुम्हें क्या लगता है, कैमरे के थ्रू तुम्हारे मॉम को पता चल चुका होगा कि तुम खड़े हो सकते हो? जिस पर योंग कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। मैं तो ये भी नहीं जानता कि एक लड़की मेरी फैमिली में आकर मुझसे शादी कर लेती है, पता नहीं इसके पीछे उसका मकसद क्या है। जैफिंग उससे बताने लगी कि एक्चुअली मैं एक सीक्रेट मेडिसिन की तलाश में हूँ जो इनक्योरेबल डिसीजेस को क्योर करने के काम आती है, और रिसेंटली मुझे पता चला है कि वो मेडिसिन इस घर में मौजूद है। उसी मेडिसिन के पीछे पीछे मुझे तुम्हारे साथ शादी करनी पड़ी। वो फिर दरवाजे पर नॉक होता है तो वो योंग को बिस्तर संभालने के लिए कहती है, जबकि खुद दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। वो मोम को अंदर आने से मना करती है कि अभी ये कन्वीनियंट नहीं, लेकिन फ्यू जबरदस्ती दरवाजा खोलकर उससे पूछने लगा कि तुम अंदर क्या कर रही हो। जैफिंग कहने लगी, एक्चुअली मैं अपने कपड़े चेंज करना चाहती थी, इसलिए आप लोगों को वेट करना पड़ा, प्लीज माइंड मत कीजिएगा। मोम उससे पूछती है कि जो ब्रेसलेट मैंने तुम्हें दिया था वो कहाँ गया। जैफिंग हाथ में पहना हुआ ब्रेसलेट उन्हें दिखाती है, जिन पर वो कहने लगी कि मैं बस तुम्हें यही कहना चाहती थी कि जब तुम्हें पानी के पास जाना हो तो ये ब्रेसलेट उतारकर बॉक्स में रख देना, इसको पानी के पास बिल्कुल भी मत लेकर जाना। कुछ देर में योंग को जैफिंग का सारा डेटा मिलता है, जो कि उसके पीए ने उसके कहने पर ही इन्वेस्टिगेट किया था, और उसके मुताबिक जैफिंग एक गांव में पली पड़ी है। उसकी फैमिली में कोई भी उसके साथ नहीं रहना चाहता, क्योंकि वो उनकी बायोलॉजिकल बेटी नहीं और वो एक खतरनाक लड़की है, इसलिए उसे बचकर रहना चाहिए। योंग अपने मैनेजर को रिप्लाई करता है कि इसकी मजीद इन्वेस्टिगेशन जारी रखो। जैफिंग योंग के पास आती है तो उसके हाथ में काफी सारे नीडल्स मौजूद थे। तभी योंग उससे पूछने लगा कि ये सब किस लिए है, जिस पर वो कहने लगी कि इसके जरिए मैं तुम्हें क्योर करूंगी। नीडल्स योंग के सर में सेट करते हुए वो कहने लगी कि इससे तुम्हें स्टिमुलेशन में हेल्प होगी। इसके साथ ही जैफिंग को कॉल आती है। तभी वो योंग को बताने लगी कि मेरा भाई मुझसे मिलने के लिए आया है, इसलिए मुझे जाना होगा, और वहाँ से जाने लगी। इन शिफ्ट होता है तो हम जैफिंग को एक बहुत ही बदले हुए अपीयरेंस में देखते हैं, जहाँ पर वो अपने पार्टनर च्यू से मिलने के लिए आई थी। च्यू उसको योंग के बारे में इंफॉर्मेशन देते हुए बताने लगा, ऐसा लगता है जैसे उसने अपनी सारी जिंदगी अकेले ही गुजारी है, जो पिक्चर्स मैं तुम्हें दे रहा हूँ ये 6 महीने पहले की है। जैफिंग उसे कहने लगी कि इसके अलावा भी जो इन्वेस्टिगेशन हो सके सारी जरूर करवा, मुझे उसके बारे में एक एक बात पता होनी चाहिए। कुछ देर में जैफिंग वापस योंग के पास आ चुकी थी, और उसको देखते हुए वो सोचने लगी कि कितनी गलत बात है, आखिर किसी की बायोलॉजिकल मॉम उसको पॉइजन कैसे दे सकती है। कीनन यंग अडॉप्टेड है, लेकिन नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? इसकी शक्ल अपनी मॉम से इतनी मिलती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने इसकी प्लास्टिक सर्जरी करवाई हुई हो? लेकिन नहीं, प्लास्टिक सर्जरी कैसे हो सकती है? इसकी शक्ल कितनी नेचुरल लगती है। वो आगे बढ़कर योंग के चेहरे को छूने लगी तो वो उससे पूछता है कि तुम क्या कर रही हो। योंग जैफिंग से कहने लगा कि क्या तुम मुझे कल ब्रिज पर लेकर जा सकती हो, एक्चुअली मुझे वहाँ पर एक इम्पोर्टेंट काम है। जिस पर जैफिंग उसे कहने लगी कि आखिर मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूंगी। जिस पर वो कहने लगा, तुम्ही ने कहा था ना कि तुम मेरे साथ कोऑपरेट करोगी और मुझे प्रोटेक्ट करोगी, बस इसे कोऑपरेशन का एक स्टेप ही समझो। जैफिंग उसको ब्रिज पर लेकर जाने के लिए राजी हो चुकी थी। तभी वहाँ पर युनशा आ जाती है, जो उससे कहने लगी कि तुम एक बहुत ही अगली लड़की हो, मुझे यकीन नहीं आता मॉम ने योंग की शादी तुमसे करवा दी है। तुमसे अच्छी पर्सनैलिटी तो हमारे घर में मौजूद सर्वेंट्स की है, किसी खुश फहमी में मत रहना, ये इसकी मजबूरी है कि उसे तुम जैसी लड़की को एक्सेप्ट करना पड़ा। और तभी वो योंग से कहने लगी कि मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। युनशा के उठने से पहले ही जैफिंग सोचने लगी कि ये अब मेरे मुंह पे थप्पड़ मारकर अपना रोब जमाने की कोशिश करेगी। तभी उसके उठने से पहले कहने लगी कि तुम्हारी कही हुई सारी बातें बिल्कुल सही हैं, मैं जल्दी से जाकर आपका रूम सेट कर देती हूँ। मूवी आगे बढ़ती है तो जैफिंग मॉम के पास पहुँच चुकी थी। मॉम सर्वेंट से कह रही थी कि ये पॉलिश ठंडा हो चुका है, इसलिए इसको बाहर फेंकवा दो। जिस पर जैफिंग कहने लगी कि क्यों वेस्ट किया जा रहा है, मुझे दे दे, मैं खा लूंगी। जैफिंग मॉम से युनशा के बारे में पूछती है कि वो कौन है, जिस पर वो कहने लगी कि युनशा पहले फैंक की फियांसी थी, लेकिन इनकी एंगेजमेंट टूट चुकी है और उनकी शादी ना हो सकी। इतने में युनशा भी वहाँ पहुँच चुकी थी, जो मॉम से कहने लगी कि आपने इस पेंडू लड़की को इस परिवार का सदस्य क्यों बना दिया है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इस तरह की लड़की भी इस घर में रह सकती है। लेकिन मॉम युनशा को वहाँ से जाने का इशारा करते हुए जैफिंग से कहने लगी कि तुम्हें योंग का बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा और बस उसी पर फोकस करो। नेक्स्ट सीन में हम युनशा को देखते हैं, जिसके सेक्रेटरी उसे कह रही थी, मुझे नहीं लगता कि आपको फैंक के पीछे मजीद अपना टाइम जाया करना चाहिए, उससे ज्यादा अच्छे प्रपोजल आपका वेट कर रहे हैं, लेकिन आप उसके पीछे अपना वक्त जाया कर रही हैं। युनशा उसे एक्सप्लेन करती है कि मेरे फादर के फाइनेंशियल क्राइसिस तुम्हारे
तुम्हारे सामने है, बहुत जल्द सब कुछ फैंग को मिलने वाला है क्योंकि तुम जानती हो यंग अब किसी काबिल नहीं रहा और इस वक्त अपनी पोजीशन से पीछे हटना एक बहुत बड़ी बेवकूफी होगी जिसको मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। सीन शिफ्ट होता है तो हम जैफिंग को देखते हैं जो लैपटॉप के थ्रू उस कैमरा को क्रैक करने की कोशिश कर रही थी जो युनशा खुद योंग के हाथों में छोड़ कर गई थी। वो अच्छे से जानती थी कि उस कैमरे के थ्रू उन दोनों को मॉनिटर किया जा रहा है और उसका शक बिल्कुल सही था। मॉम ने उस कैमरे के थ्रू उन दोनों पर कड़ी नजर रखी हुई थी। इतने में फ्यू मॉम के पास आकर उससे कहने लगा कि जिस डिस्टिंग्विश गेस्ट का आपको हमेशा से वेट था वो आपसे मिलने के लिए पहुंच चुका है। फिर दूसरी तरफ जैफिंग योंग के पास आकर उससे पूछने लगी कि तुम्हारी वो माशूका जो तुम्हें फैंग फैंग बोलकर बुलाती है क्या वो तुमसे सच्चा प्यार करती है, बल्कि क्या तुम उससे सच्चा प्यार करते हो। योंग उससे पूछने लगा कि तुम उसके बारे में क्यों पूछ रही हो, क्या तुम जेलस फील कर रही हो, जिस पर जैफिंग कहने लगी कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं तो मैं जेलस क्यों फील करूंगी, सिर्फ इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि अगर कल को उसको मुक्का मारने की नौबत आ जाए तो तुम्हें तकलीफ न हो कि मैंने तुम्हारी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट को हर्ट किया है। योंग उससे कहने लगा कि भले मेरे मन में उसके लिए जो भी फीलिंग्स हो लेकिन तुम जब चाहो उसके मुंह पे मुक्का रसीद कर सकती हो, लेकिन उसकी एक बात बिल्कुल सही थी, तुम हो बहुत अगली। जैफिंग मन ही मन में सोचने लगी कि पहले मुझे इसको पॉइजन से बचाना पड़ा, फिर इसकी मॉम से बचाना पड़ा, फिर इसका कैमरा क्रैक करना पड़ा, पता नहीं इसके बाद क्या होने वाला है और इस सब के बावजूद भी ये मुझे कितना अंडर एस्टिमेट कर रहा है। जबकि योंग मन ही मन में सोच रहा था कि ये लड़की जो कि अगली होने का नाटक करती है, पहले इसने मुझे पॉइजन से बचाया, मॉम से बचाया, कैमरा क्रैक किया, पता नहीं इसके बाद क्या क्या होने वाला है जो इसको फेस करना पड़ेगा। मैं सच में इस लड़की को काफी अंडर एस्टिमेट कर रहा हूँ जिसको मेरी वजह से इतनी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है। योंग जैफिंग से कहने लगा कि कल मुझे ब्रिज पर लेकर जाना बिल्कुल भी मत भूलना और नेक्स्ट सीन में वो दोनों सब लोगों से छुपकर ब्रिज पर जाने के लिए निकल रहे थे। लेकिन इतने अच्छे सिक्योरिटी सिस्टम में बिना किसी को खबर हुए निकलना बिल्कुल भी आसान नहीं था और उनके निकलते हुए फ्यू उनको देख चुका था और उनपे नजर रखने लगा। फ्यू को सुनाने के लिए जैफिंग योंग से कहने लगी कि मैं आज आपको सनशाइन एंजॉय करने के लिए बाहर लेकर जा रही हूँ। मैं जानती हूँ कि सनशाइन एंजॉय करके आपको बहुत अच्छा लगने वाला है, लेकिन मैसेज टाइप करके योंग को समझा देती है कि फ्यू हमारे पीछे आ रहा है। चू फ्यू के अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए बार बार उसको इंटरप्ट करता है, लेकिन फ्यू को भी अपने काम में काफी इंटरेस्ट था और इतनी आसानी से वो कहाँ किसी की बातों में आने वाला था। लेकिन बिलाखिर चू अपने मकसद में कामयाब हो ही चुका था। फ्यू उससे उलझने लगा, लेकिन इसी दौरान वो दोनों वहाँ से चले गए। वापस आकर फ्यू मॉम को बताता है कि वो लड़की उसको बाहर लेकर जा रही थी, जबकि एक गैंगस्टर उन दोनों को कवर करने में लगा हुआ था। पता नहीं जैफिंग और योंग कहाँ गए हैं, जिस पर मामू से कहने लगी कि इतनी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, जाओ और उसके डैड को कॉल करो। जबकि दूसरी तरफ जैफिंग योंग से कहने लगी कि हम दोनों पहुंच चुके हैं, यहाँ पर हमें कोई भी नहीं देख रहा, इसलिए तुम्हें जो भी करना है तुम जाकर कर सकते हो। योंग जैफिंग के लिए कुछ बलून्स लेता है, लेकिन तभी उसकी नजर ब्रिज पर खड़ी युनशा पर पड़ती है तो वो उससे छुपने लगा। युनशा की नजर से बचने के लिए वो दोनों वहाँ से भागने लगे और भागते भागते जैफिंग योंग को एक गाँव में ला चुकी थी और उसे कहने लगी कि मैं जानती हूँ तुम पहले यहाँ पर नहीं आए हुए होगे, तुमने कहा था कि तुम्हारी फैमिली में तुम्हें हमेशा बहुत अच्छा खाना खाने को मिला है, लेकिन मेरा सीन ऐसा नहीं है, मैंने बहुत कम ही कुछ अच्छा खाया होगा, लेकिन तुम्हारे आने की खुशी में मैं आज तुम्हें बहुत अच्छा खाना खिलाने वाली हूँ। इसके साथ ही वो योंग से कहने लगी कि तुम्हारे लिए ज्यादा चलना बिल्कुल भी ठीक नहीं, तुम काफी टाइम तक एक घर में बंद रहे हो, अब ज्यादा चलना तुम्हें बहुत ज्यादा थका सकता है, तुम आज मेरे साथ मेरे गाँव आए हो, इसी खुशी में मैं तुम्हें बहुत जबरदस्त खाना खिलाने वाली हूँ, मेरे साथ चलो और एक अच्छा सा खाना एंजॉय करने के लिए रेडी हो जाओ। नेक्स्ट सीन में जैफिंग कुकिंग सीट संभाल चुकी थी, जबकि योंग आग जलाने में बिजी था और वो बार बार जैफिंग से कह रहा था क्या इतनी लकड़ियाँ काफी है, कहीं मैंने कुछ ज्यादा आग तो नहीं जला दी। जिसके जवाब में जैफिंग उससे कहने लगी कि अभी तो ऑयल भी ठीक से गर्म नहीं हुआ, अच्छे खाने के लिए तुम्हें जबरदस्त आग जलाना होगी। और नेक्स्ट सीन में वो दोनों ही खाना खाने के लिए रेडी थे। जैफिंग उससे कहने लगी मैंने तुम्हारे लिए अपना फेवरेट टोमेटो स्क्रैम्बल्ड एग बनाया है और तुम देखना ये बहुत मजे का बनता है, इसे हम कोल्ड सैलेड भी कह सकते हैं, ये हमारे घर की स्पेशलिटी है और मुझे पक्का यकीन है कि तुम्हें बहुत अच्छा लगने वाला है, तुम जल्दी से इसे ट्राई करो और मुझे बताओ कि ये कैसा बना है, बल्कि ऐसा करो कि तुम सारे का सारा ही खा लो। योंग कहने लगा कि अच्छी चीजें मिलकर खानी चाहिए, जिस पर जैफिंग कहने लगी कि नहीं तुम मेरे गेस्ट हो, ये तुम्हारे लिए बना है और तुम्हें ही इंजॉय करना है। वो दोनों ही एक दूसरे को खाने के लिए इंसिस्ट करते हैं, बिलाखिर जैफिंग को उसको अपने हाथों से खिलाना पड़ा। मूवी आगे बढ़ती है तो हम देखते हैं कि जैफिंग योंग को लेकर घर पहुंच चुकी थी। फ्यू उसको लेकर अंदर चला गया, जबकि जैफिंग से मिलने के लिए उसके डैड आए हुए थे, जो उसको देखते ही गुस्सा होने लगे और उससे कहने लगे मैंने तुम्हें कहा था ना कि अपनी मदर इन लॉ की हर एक बात मानना, तुम जानती हो हम दोनों उन पर डिपेंडेंट है, तुम बिना किसी को बताए योंग को लेकर कहीं चली गई और इसी बात ने सब लोगों को इतना परेशान कर दिया कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। इसी दौरान हम युनशा को भी देखते हैं जो मन ही मन में कह रही थी कि मैंने देख लिया है कि योंग बिल्कुल भी पैरालाइज नहीं, मुझे पता नहीं कि उसकी मॉम इसके बारे में जानती है या नहीं, मुझे अपनी तसल्ली करनी होगी कि योंग पैरालाइज नहीं है, मुझे पता है कि वो सब लोगों को धोखा दे रहा है। वापस आते हैं जैफिंग और उसके डैड की तरफ। वो अपने डैड से कह रही थी कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं,
आपको मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। उसके डैड उसे कह रहे थे, ये याद रखना, मैंने तुम्हारी सिस्टर की बजाय तुम्हारी शादी इस फैमिली में की ताकि तुम खुश रह सको। अगर मैं तुम्हें यहाँ पर ला सकता हूँ तो यहाँ से निकाल भी सकता हूँ। जिस पर जेफिंग उनसे पूछने लगी कि ये सब आप किस हैसियत से करेंगे। तभी वो कहने लगे कि तुम्हारे डैड होने की हैसियत से मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। जेफिंग उनसे कहने लगी, कौन से डैड होने की हैसियत से? आप वही है ना जिन्होंने मेरी मॉम को छोड़कर दूसरी शादी कर ली और सारी जिंदगी मेरी कभी खबर भी नहीं ली। ये सुनते ही उसके डैड उसके मुंह पे थप्पड़ मार देते हैं। वो अपने डैड से आई हेट यू कहकर वहाँ से भागने लगी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि युनशा इस मोमेंट को रिकॉर्ड कर चुकी है। इतने में योंग युनशा के पास आकर उसे कहने लगा, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हें पैसों की और पोजीशन की जरूरत है, हम इस बात को ओपनली डिस्कस कर सकते हैं। जिस पर वो कहने लगी, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम पर ट्रस्ट करूंगी? एक ऐसा इंसान जो बीमार होने का नाटक करता हो, लोगों की आंखों में धूल झोंकता हो, उस पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। जिस पर योंग उसे कहने लगा कि हम इस बात को डिस्कस कर सकते हैं। सीन शिफ्ट होता है तो जेफिंग मिरर के सामने मौजूद थी। इतने में वहाँ पर योंग आ जाता है, जिसको देखने के बाद जेफिंग उससे कहने लगी कि चलते हुए तुम्हारे कदमों की आवाज क्यों नहीं आती। योंग जेफिंग से कहने लगा, तुम्हारे पीठ पर जख्म मौजूद है, जिसके बारे में वो बताती है कि एक्चुअली ये काफी पुराना घाव है, क्या तुम मेरे लिए इस पर मरहम लगा सकते हो? एक्चुअली मेरा हाथ इस तक नहीं पहुंचता। तभी योंग उस पर मरहम लगाने के लिए आगे बढ़ने लगा। मरहम लगाते हुए योंग जेफिंग से उसके डैड के आने की रीजन पूछने लगे, जिस पर वो बताने लगी कि मैं बिना परमिशन तुम्हें यहाँ से लेकर गई थी, ये बात उन्हें किसी ने बता दी और वो इसी बारे में बात करने के लिए यहाँ पर आए थे। मरहम लगाते हुए उसको काफी पेन हो रही थी। तभी योंग उसको आराम आराम से सहलाने लगा। जबकि दूसरी तरफ हम युनशा को देखते हैं, जो रिपोर्टर को कॉल करके उससे कह रही थी कि पता नहीं आप इंटरेस्टेड होंगे या नहीं, लेकिन मेरे पास आपको देने के लिए जियांग फैमिली की एक बड़ी न्यूज है। नेक्स्ट सीन में हम जेफिंग को देखते हैं, जो योंग के साथ मौजूद थी और न्यूज देख रही थी। न्यूज में उसी की फैमिली को डिस्कस किया जा रहा था। न्यूज में बताया जाता है कि गू फैमिली के लड़के योंग की शादी जिस लड़की से हुई है वो जियांग फैमिली की बड़ी नहीं बल्कि छोटी बेटी है। इस बात को भी डिस्कस किया जाता है कि जेफिंग की फैमिली गाँव में रहती थी। योंग उसे ये सब देखने से मना करता है, जिस पर वो कहने लगी कि मुझे अपनी फैमिली के बारे में सब कुछ जानना है। योंग उससे पूछने लगा कि क्या ये सब तुम्हें परेशान नहीं कर रहा? जिस पर वो कहने लगी कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी फैमिली तुमसे जान छुड़ाना चाहती है, मैं अच्छे से जानती हूँ। तुम्हें जान से मारकर वो तुम्हारा इल्जाम मुझ पर लगा देंगी, फिर उनके लिए ये इल्जाम मेरे ऊपर लगे या मेरी सिस्टर के ऊपर, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास करने के लिए और कुछ भी नहीं, अब बस यही ऑप्शन है कि हम खाएं पिए और मौज करें। लेकिन आधे अपाहिज इंसान, मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, उन्होंने मुझे सी अगली लड़की को तुम्हारे सर पर थोप दिया है, क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आता? जिस पर वो कहने लगा कि नहीं, मुझे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता। वो अपनी बात कंप्लीट करता है इससे पहले ही जेफिंग ये बोलकर वहाँ से जाने लगी कि मुझे नहाना होगा, मेरा शावर लेने का टाइम हो चुका है। जबकि जेफिंग के जाने के बाद योंग मन ही मन में कहने लगा कि मुझे असली खुशी तुमसे शादी करके ही मिली है। सीन शिफ्ट होता है तो जेफिंग मॉम के सामने मौजूद थी, जिनके तेवर देखते हुए वो सोचने लगी कि मामला काफी सीरियस लग रहा है। वो बात शुरू करती इससे पहले ही जेफिंग कहने लगी, मुझे पता नहीं कि आपको कौन सी बात बुरी लगी है, डैड भी यहाँ आए थे जो मुझसे काफी नाराज थे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं आपको हर्ट करना बिल्कुल भी नहीं चाहती। मेरे पेरेंट्स भी यही चाहते हैं कि मैं आपको अच्छे से ओबे करूं और आप सबका ख्याल रख सकूं। लेकिन मॉम तो जैसे किसी और ही मूड में थी और उससे कहने लगे कि पहले तो तुमने मुझे बिना बताए मेरे बेटे को घर से ले गई और उसके बाद देखो तुम उस फैमिली की लड़की ही नहीं जिसके साथ हमने रिश्ता जोड़ा था। हमने तुम्हें जियांग फैमिली की बेटी होने के नाते अपनाया, लेकिन तुम्हारा तो उनके साथ कोई ताल्लुक ही नहीं, तुम उनकी बेटी ही नहीं, तो हम तुम्हारे साथ रिश्ता कैसे रख सकते हैं? इसलिए बेटर होगा कि तुम बिना अपना टाइम जाया किए यहाँ से चलने की करो। तभी वहाँ पर योंग आ जाता है, जो कहने लगा कि मेरे होते हुए मेरी वाइफ को यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। योंग को इस तरह चलता हुआ देखकर सभी लोग शॉक हो चुके थे, लेकिन वो कहने लगा कि अब मैं ठीक हूँ, इसलिए मेरे लिए किसी को भी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। और जिस तरह इस घर में मेरी वाइफ को ट्रीट किया जा रहा है ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तभी युनशा उससे कहने लगी, तुम नहीं जानते तुम्हारी वाइफ ने तुमसे और हम सबसे बहुत बड़ा झूठ बोला है। जिस जियांग फैमिली का नाम ये अपने साथ जोड़ती है ये उसका सदस्य ही नहीं है। जिस पर योंग कहने लगा कि मुझे इन बातों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, वो जियांग फैमिली के मेंबर हो या ना हो, लेकिन मैं उससे सच्चा प्यार करता हूँ और मेरे लिए यही काफी है। युनशा उससे कहने लगी कि हम दोनों बचपन के दोस्त हैं, हम दोनों ने हमेशा एक दूसरे को पसंद किया है और एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन इन लोगों ने तुम्हारे सर पर इस लड़की को तोप दिया। मैं हमेशा से जानती थी कि तुम मुझे पसंद करते हो, प्लीज सबको बता दो कि तुम्हारे मन में मेरे लिए कितनी अच्छी फीलिंग्स हैं। हम बचपन से एक दूसरे को पसंद करते थे, ये कल की आई हुई लड़की मुझे कहाँ रिप्लेस कर सकती है। जिस पर योंग कहने लगा कि अगर हमारे फ्रेंडशिप के लिए तुम्हारे मन में जरा भी इज्जत है प्लीज उसकी खातिर मुझसे और मेरी वाइफ से दूर रहो। जिस पर युनशा रिएक्ट करते हुए मॉम से कहने लगी कि आपको मेरे लिए डिसीजन लेना होगा, लेकिन मॉम उसको पेशेंट रहने के लिए कहती है। योंग आगे बढ़ते हुए अपनी मॉम को थैंक्स कहता है कि आपने इस दुनिया की सबसे अच्छी लड़की के साथ मेरी शादी करवा दी, वो प्यारी है या नहीं मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, मैं उसको जो है जैसी है की बुनियाद पर पसंद करता हूँ और अगर आप लोग नहीं चाहते कि हम सब
सबका मजाक बने तो फिर इस बात को यहीं पर खत्म कर दे। मैं नहीं चाहता मेरी वाइफ के साथ किसी भी किस्म की इनजस्टिस हो। मूवी आगे बढ़ती है तो यंग और जेफिंग घर पहुंचे, जहाँ पर उसकी मॉम बाहर ही उसका वेट कर रही थी। मॉम यंग से पूछने लगी, डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारे बॉडी में कोई पॉइजन है, आप वो पॉइजन कैसा है? जिस पर वो कहने लगा कि आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं अब पहले से काफी ठीक हूँ। मॉम उससे कहने लगी, यंशा हमेशा से नाजों में पली बड़ी है, उसको किसी सिचुएशन को हैंडल करना नहीं आता, जबकि उसके कंपैरिजन में तुम्हारी वाइफ गाँव में पली बड़ी है और ऐसे लोग किसी भी प्रॉब्लम को फेस करने के लिए रेडी होते हैं। तुम्हारी वाइफ तुम्हारे लिए परफेक्ट है, तुम दोनों अच्छे से लाइफ गुजारो। यंग उन्हें थैंक्स कहता हुआ अंदर चला गया, लेकिन उसके जाने के बाद मॉम काफी गुस्से में थी और कहने लगी कि देखो जरा इसे, ये कल के आई हुई लड़की को प्रेफर कर रहा है। मेरे खुद का बेटा मुझसे ज्यादा प्रायोरिटी उस आउटसाइडर को दे रहा है। ये बात मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही, उस लड़की ने इस पर क्या जादू कर दिया है। इतने साल मैंने इसको स्लो पॉइजन देने में लगा दिए, लेकिन देखो अभी तक ग्रुप के 30% शेयर्स उसी के हाथों में है और वो किसी भी तरह ये मुझे नहीं देगा। जब तक मुझे वो सारे शेयर्स ना मिल जाए मैं पूरे ग्रुप को अपने कंट्रोल में नहीं कर सकती। फिर उन्हें परेशान न होने के लिए कहता है और उन्हें बताता है कि जेफिंग के डैड ने कॉल की थी, एक्चुअली वो आपसे मिलना चाहता है। जिस पर मॉम एक दफा फिर काफी गुस्से में आ गई और कहने लगी, देखो जरा कितनी हिम्मत है उस बुढ़े में, एक तो इसने इतना बड़ा धोखा दे दिया, एक लड़की का रिश्ता करके दूसरी लड़की ब्याह दी और ऊपर से कॉन्फिडेंस देखो कि अब तक मुझसे मिलना चाहता है, अगर वो मेरे सामने आ गया तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी। जिस पर फ्यू कहने लगा कि आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है कि उस आदमी ने न सिर्फ आपसे झूठ बोला है बल्कि आपको धोखा देने की भी कोशिश की है, लेकिन सिर्फ एक वही है जो अपनी बेटी को कंट्रोल कर सकता है। मुझे पूरा यकीन है कि आपका प्लान कामयाब बनाने में वो आपकी हेल्प कर सकता है, इसलिए मुझे लगता है कि आपको उससे जरूर मिलना होगा। मॉम कहने लगी कि ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं उससे मिल लूंगी, लेकिन अगर इस बार उसने कोई धोखा दिया तो मैं उसका सर फोड़ दूंगी। फ्यू मॉम के करीब बैठते हुए उनको रिलैक्स फील करवाने लगा। मूवी आगे बढ़ती है तो यंग जेफिंग के पास आता है। जेफिंग उससे कहने लगी, तुमने सब लोगों के सामने झूठ बोला कि तुम मुझसे प्यार करते हो, इस परिवार के सभी लोग झूठे और मकार हैं। यंग कहने लगा कि मेरे परिवार के लोग झूठे और मकार होंगे, लेकिन मैं उनकी तरह नहीं हूँ। मैंने जो भी कहा बिल्कुल मन से कहा, मैं तुम्हें भी बता रहा हूँ कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। जेफिंग उससे कहने लगी, मैंने तुम लोगों से झूठ बोलकर तुम्हारी फैमिली में एंट्री ली, मैंने झूठ बोला था कि मैं जियांग फैमिली की मेंबर हूँ, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने यहाँ आने की वजह मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ कि मुझे एक सीक्रेट मेडिसिन चाहिए जो कि इस घर में मौजूद है। तुम इस घर के बड़े हो, तुम्हें जरूर पता होगा कि वो मेडिसिन कहाँ पर है। प्लीज अगर तुम उस मेडिसिन के बारे में जानते हो तो मुझे बता दो। जिस पर यंग कहने लगा कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाला। अचानक से जेफिंग की तबीयत खराब होने लगी। तभी यंग उससे पूछने लगा कि तुम्हें क्या हुआ है, मैं अभी डॉक्टर को कॉल करके बुलाता हूँ, लेकिन जेफिंग उसे मना करते हुए कहने लगी कि मैं खुद ही एक डॉक्टर हूँ। यंग के पूछने पर जेफिंग बताने लगी कि मुझे एक अजीब सी बीमारी है जिसको क्योर करना पॉसिबल नहीं, उसके बस एक ही मेडिसिन है जो सीक्रेट मेडिसिन है और उसी सीक्रेट मेडिसिन को हासिल करने के लिए मैं आज इस घर में मौजूद हूँ। लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम अपनी बात के बहुत पक्के हो, तुम मुझे उस मेडिसिन के बारे में कुछ नहीं बताने वाले। लेकिन यंग का पत्थर दिल तो जेफिंग की खराब तबीयत देखते ही पिघल चुका था और वो उससे कहने लगा कि इस घर में एक सीक्रेट रूम मौजूद है और वो मेडिसिन उसी में है। उसके पूछने पर यंग उसे बताता है कि वो रूम घर की पिछली साइड पर मौजूद है। तभी जेफिंग मेडिसिन हासिल करने के लिए उस रूम में चली जाती है, लेकिन उसके वहाँ से जाने के बाद यंग कहने लगा कि उस रूम की हासिल करने के लिए ही मैं तुम्हें ब्रिज पर लेकर गया था, लेकिन मुझे उसकी की वहाँ पर नहीं मिल सकी, इसलिए वो रूम लॉक्ड है। नेक्स्ट सीन में हम यंग को देखते हैं जो अपने ऑफिस में मौजूद था और अपने पीए से कह रहा था कि मैंने एक डॉक्टर के बारे में सुना है जो उन बीमारियों को भी ठीक कर सकता है जो क्योरेबल नहीं है। मेरे बिहाफ पर उन्हें कॉन्टेक्ट करो और उनसे कहो कि मुझे एक बहुत ही स्पेशल बीमारी की सीक्रेट मेडिसिन चाहिए। अगर वो मुझे वो मेडिसिन दे दे तो इसके बदले में मैं उन्हें कुछ भी देने के लिए रेडी हूँ। शिफ्ट होता है तो हम जेफिंग को देखते हैं जो सीक्रेट रूम की तलाश में स्टडी में मौजूद थी। तभी वहाँ पर फ्यू आकर उसे पूछने लगा कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। जेफिंग उससे कहने लगी कि आपको नहीं लगता कि स्टडी को न्यू पेंटिंग्स की जरूरत है। जिस पर फ्यू से कहने लगा कि ये स्टडी मैम की स्पेशल जगह है और यहाँ पर वो किसी को भी आने नहीं देती, भले वो मिस्टर यांग की वाइफ ही क्यों ना हो, इसलिए आप यहाँ पर आइंदा आने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। जिस पर वो माफी मांगते हुए वहाँ से जाने लगी और कहती है कि मैं आइंदा कभी भी यहाँ पर नहीं आऊंगी। लेकिन जियांग भी अपने नाम की एक थी। बाहर निकलते ही वो उन दोनों की बातें सुनने लगी। यहाँ पर फ्यू अपने मैम से कह रहा था कि उन्होंने दोबारा से कांटेक्ट किया है, उन्हें एक बहुत ही स्पेशल डिसीज की सीक्रेट मेडिसिन चाहिए और उन्होंने कहा है कि इसके बदले में वो कुछ भी देने के लिए रेडी है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइजन के बारे में भी बताएंगे। जिस पर मॉम कहने लगी, लगता है कि इस पर बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन के साथ बहुत सारे पैसे भी आने वाले हैं, मेरी तरफ से उनको ग्रीन सिग्नल दे दो।
जबकि दूसरी तरफ युनशा यॉन से मिलने के लिए उसके ऑफिस पहुंच चुकी थी और उसे कहने लगी, मैंने कितनी दफा तुम्हें कॉल की है, आखिर तुम मेरी कॉल रिसीव क्यों नहीं करते। यंग उसे पॉइंट पर आने के लिए कहता है, जिस पर वो कहने लगी कि मैंने अपनी कही हुई सारी बातें पूरी कर ली हैं, अब कॉपरेशन में तुम्हारा रोल प्ले होना है। जिस पर यंग कहने लगा कि मैं इस कॉपरेशन को मजीद भी आगे बढ़ाना चाहता हूँ और उसे हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन खुद ही हाथ पीछे कर लेता है। नेक्स्ट सीन में यंग अपने मैनेजर के साथ एक फील्ड में मौजूद था। मैनेजर उसे बता रहा था कि आप जानते हैं इस फील्ड में किसी ने चिकन, पिग और पता नहीं क्या क्या पालना शुरू कर दिए हैं, इवन यहाँ पर वेजिटेबल्स भी लगाई गई हैं। इसके जवाब में यंग कहने लगा कि ये फील्ड मैंने अपनी फ्रेंड की वाइफ को गिफ्ट किया है, वो बहुत खुश थी और वो कंट्री साइड में रहती थी, इसलिए इन सारी चीजों में वो काफी एक्सपर्ट है, बल्कि यहाँ मैं उसके लिए फार्म हाउस बनाने वाला हूँ। फ्यू और मॉम को पीछा करते करते जैफिंग उनके ऑफिस तक पहुँच चुकी थी, जहाँ उसका सामना मॉम के गार्ड से होता है, जबकि दूसरी तरफ यंग और उसकी मॉम भी उसी को डिस्कस कर रहे थे। मॉम मुझसे कहने लगी कि जैफिंग की दी हुई किसी भी मेडिसिन को खाने की कोई जरूरत नहीं, उससे बचकर रहो, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। के साथ ही मॉम मुझसे पूछने लगी कि जो ड्रग्स मैंने तुम्हें दी थी, क्या तुम्हें उसके साथ कोई बेटरमेंट फील हो रही है, जिस पर वो कहने लगा कि अभी मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा। मॉम यंग को एक मेडिकल डॉक्टर के बारे में बताती हैं, जिन्होंने उसको खुद कांटेक्ट किया है क्योंकि वो यंग के केस को स्टडी करना चाहता है। और मॉम कहने लगी, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो तुम्हारी रिकवरी में हमारी हेल्प जरूर करेगा, लेकिन उन्हें हमारे किसी भी सीक्रेट के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। अब तुम आराम करो, मैं उनके लिए सारे अरेंजमेंट्स देख लूँ। अगले सीन में यंग अपने मैनेजर के पास मौजूद था, तभी उसके मैनेजर को कॉल करके बताया जाता है कि जैफिंग को किसी ने किडनैप कर लिया है। ये सुनते ही यंग कहने लगा कि उसको कोई कैसे किडनैप कर सकता है, उसकी हिफाजत के लिए मैंने काफी लोगों को भेजा था। तभी मैनेजर बताने लगा कि वो सब लोग धोखा खा गए हैं। शिफ्ट होता है तो हम जैफिंग को देखते हैं, जिसे कुछ लोग पानी में फेंककर वहाँ से चले गए। तभी उसको बचाने के लिए यंग वहाँ पर आता है, जबकि दूसरी तरफ मॉम से मिलने के लिए च्यू का फ्रेंड आ चुका था। मॉम उससे कहने लगी कि अपने डॉक्टर से बोलना वो मुझे अपॉइंटमेंट दे दे, मैं उसके साथ जरूर बात करना चाहूंगी। इस पॉइजन की मेडिसिन के बदले में मैं उनको प्योर गोल्ड देने के लिए भी रेडी हूँ। तभी वो कहने लगा कि मैं इतनी जल्दी आपको अपॉइंटमेंट नहीं ले सकता। वापिस आते हैं जैफिंग और यंग की तरफ, जहाँ पर यंग जैफिंग से माफी मांगते हुए कह रहा था कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैंने तुम्हारी जिंदगी को खतरे में डाल दिया। इस पर जैफिंग कहती है कि तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, गलती मेरी ही है, मैं मुंह उठाकर तुम्हारी मॉम का पीछा करने के लिए चली गई। एक्चुअली मुझे किसी भी तरह उस सीक्रेट रूम की की हासिल करनी थी। तभी यंग उसे कहने लगा, वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि वो मेरी मॉम नहीं है। जैफिंग उससे कहने लगी, मुझे तुम्हारे सीक्रेट जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसके साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है। यंग जैफिंग से कहने लगा, मैं जानता हूँ कि तुम्हें मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन आज मेरी खातिर मेरी एक और बात सुन लो, मैं तुम्हें वाकई बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। तुम जियांग फैमिली की बेटी हो या नहीं, तुम प्यारी हो या नहीं, मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए यही काफी है कि तुमने मेरी जिंदगी के तन्हा और डार्क टाइम में मेरा साथ दिया। अगर तुम मेरी लाइफ में ना आती तो शायद मैंने अपनी सारी जिंदगी किसी धोखे में गुजार देनी थी और मेरे इर्द गिर्द मौजूद मकार चेहरे सारी जिंदगी मुझे धोखा देने में लगे रहते। यंग जैफिंग को हक करके कहने लगा कि मैं तुम्हें कभी भी दोबारा खोना नहीं चाहता। सीन में वो दोनों अपने बेडरूम में मौजूद थे, जहाँ पर यंग जैफिंग को उठाकर बेड पर लिटाते हुए कहने लगा कि आज से तुम यहीं पर सोओगी, तुम्हारा अलग सोना मुझे अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। जिस पर जैफिंग कहने लगी कि इतने सॉफ्ट से बेड के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे आपस की बात है कि सोफे पर सोते हुए मजा बिल्कुल भी नहीं आता। जैफिंग करवट लेकर सोने का नाटक करने लगी, जबकि यंग को यही बात खाई जा रही थी कि मैंने इसे अपनी फीलिंग्स तो बता दी, लेकिन पता नहीं चल सका कि ये मुझ में इंटरेस्टेड है भी या नहीं। बस किसी तरह इतना पता चल जाए कि ये भी मुझे प्यार करती है या नहीं, और यही सोचते सोचते ही वो अपनी आंखें बंद करके लेटने लगा। यंग को सोता देखकर जैफिंग उसके चेहरे पर अपनी उंगली फेरने लगी। तभी वो आंखें खोलकर कहने लगा कि ये तुम क्या कर रही हो। जैफिंग कहने लगी, एक्चुअली मैं देखना चाह रही थी कि सोते हुए तुम्हारे जिस्म पर पॉइजन के इफेक्ट्स नजर आते हैं या नहीं। जिस पर वो कहने लगा, तुम्हें इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, वैसे भी एक दिन सबने मर ही जाना है, फिर इतनी चिंता करने का क्या फायदा। जैफिंग कहने लगी कि मौत का तो नाम भी मत लेना, मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे होते हुए तुम्हें कुछ भी नहीं हो सकता, अपने जीते जी मैं तुम्हें एक खराश भी नहीं आने देने वाली। जबकि दूसरी तरफ मॉम फ्यू की क्लास लेने में लगी हुई थी और उससे पूछ रही थी कि वो लड़की वापस जिंदा कैसे आ गई है, मैंने तुम्हें कहा भी था कि उसको बचना नहीं चाहिए। इस पर फ्यू कहने लगा, पता नहीं वो कैसे जिंदा बच गई, मैंने खुद पता करवाया था, लड़कों ने उसको बांधकर पानी में फेंक दिया था, पता नहीं उसको किसने जिंदा बचाया है। मैम आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और एक दूसरे को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। और ये सुनते ही मॉम का पारा मजीद हाई हो गया और तभी वो कहने लगी कि मुझे उन दोनों में से किसी की भी शक्ल नहीं देखनी, उनसे मेरी जान छुड़वाने में जितनी जल्दी कर सकते हो करो, मैं उन दोनों में से किसी को भी अब इस घर में एक दिन के लिए भी बर्दाश्त नहीं करने वाली। अगले सीन में जैफिंग को उसके फ्रेंड की कॉल आती है, जो उसे बता रहा था कि उन लोगों ने पहले ही एक बहुत बड़ी रकम जमा करवा दी है और उन्हें आपकी अपॉइंटमेंट चाहिए। जैफिंग उसे कहने लगी कि ठीक है, उसे अपॉइंटमेंट दे दो और उसे मेरे क्लिनिक में आने के लिए कहो। सीन शिफ्ट होता है तो जैफिंग अपनी कार में मौजूद थी, जहाँ
पर वो चियो के साथ डिस्कस कर रही थी कि न्यू पेशेंट को कैसे डील करना चाहिए। चियो से कहने लगा, मुझे लगा कि आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और आप और यांग ने लव मैरिज की है, लेकिन मुझे पता चला है कि आपकी तो सारी कहानी ही उल्टी है। जैफिंग उसे अपनी पर्सनल मैटर से दूर रहने के लिए कहती है और कहने लगी कि मेरे बारे में तुम्हें कुछ भी गैस करने की कोई जरूरत नहीं, अपने काम से काम रखो, यही बहुत है। वो रेडी हो रही थी क्योंकि क्लिनिक जाकर उसे अपने नेक्स्ट पेशेंट को डील करना था। कुछ ही देर में वो अपने क्लिनिक में मौजूद थी, जहाँ पर आने वाले पेशेंट की आवाज उसके कानों से टकराती है, लेकिन ये क्या, वो पेशेंट कोई और नहीं बल्कि यांग है, जिसकी आवाज सुनते ही वो गड़बड़ाकर सोचने लगी कि अब ये यहाँ पर क्या कर रहा है, मुझे पता ही नहीं चला कि अपॉइंटमेंट इसको दी गई है। यांग उसे बाहर से पुकारता है तो वो कहने लगी कि तुम्हें जो भी बात करनी है वहीं से करो, मेरा चेहरा जिसने भी देखा उसकी जान एक दिन में ही चली जाती है। अगर तुम्हें अपनी जान जरा भी अजीज है तो अंदर आने की गलती बिल्कुल भी मत करना। तभी वहाँ पर युनशा आ जाती है। एक्चुअली युनशा को शक था कि वहाँ पर मौजूद लड़की कोई और नहीं बल्कि खुद जैफिंग है, लेकिन वो उसको वहाँ से जाने के लिए कहता है। यांग उससे कहने लगा कि आखिर कब तुम मेरा पीछा करने से बाज आओगी, जिस पर वो कहने लगी कि मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रही बल्कि ये एक कंप्लीट कोइंसिडेंस है। सबके मना करने के बावजूद भी युनशा डॉक्टर का चेहरा देखने के लिए आगे बढ़ने लगी, लेकिन इस बदले हुए रूप में इतनी जल्दी उसको पहचानना बिल्कुल भी आसान नहीं था। तभी युनशा वहाँ से चली गई, लेकिन यांग भी इतनी आसानी से कहाँ धोखा खाने वाला था। उससे पूछने लगा कि आखिर तुम्हारी शक्ल मेरी वाइफ के साथ इतनी मिलती क्यों है। जैफिंग उससे कहने लगी कि अगर तुम्हारे मन में कोई खुशफहमी है तो मैं दूर कर दूं कि मैं तुम्हारी वाइफ बिल्कुल भी नहीं, लेकिन यांग उसे पहचान चुका था। और जैफिंग से कहने लगा कि क्या तुम यहाँ पर आने वाले सभी पेशेंट्स के साथ यही झूठ बोलती हो कि तुम्हारा चेहरा देखने से लोग मर जाते हैं, और अगर तुम्हारी कही हुई ये बात सच है तो फिर आज मुझे मरे हुए काफी मंथ्स हो चुके होते। तभी जैफिंग उससे कहने लगी कि अब जब तुमने मुझे पहचान ही लिया है क्यों ना खुल के बात की जाए। यांग उससे काफी नाराज था कि ये तुमने कौन सा झूठ बोला, मुझे रोज रोज तुम्हारे नए रूप देखने को मिलते हैं। जैफिंग उससे कहने लगी, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि मैं एक मकसद के पीछे तुम्हारे घर में इंटर हुई हूँ, इसलिए किसी भी चीज के लिए खुद को मेंटली प्रिपेयर रखो। लेकिन यांग का गुस्सा अब भी अपनी जगह पर कायम था और वो उससे कहने लगा कि तुमने मुझे बार्गेनिंग चिप के तौर पर यूज किया है और तुम्हारी ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तभी जैफिंग कहने लगी कि तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है, तुम्हारे घर में हर बंदा अपनी जुबान में छुरी छुपा कर फिरता है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि अपने मकसद को हासिल करने के लिए मैं कभी भी पीछे नहीं हटूंगी, भले कुछ भी हो जाए। और अगर तुम्हें मेरे इस एटीट्यूड से इतना ही मसला है तो बेहतर होगा कि हम दोनों ब्रेकअप कर ले। ये सुनते ही उसका दिल तो जैसे टूट ही गया और वो कहने लगा, ऐसा लगता है जैसे तुम पहले ही ब्रेकअप के बारे में सोच कर बैठी हुई थी, मुझे नहीं लगता कि ब्रेकअप के बाद तुम मुझे जरा भी मिस करोगी। जिस पर जैफिंग कहने लगी कि मैं तुम्हारी फैमिली की साजिशों से तंग आ गई हूँ, तुम्हारे घर के रूल्स काफी स्ट्रिक्ट हैं। अभी वो उसको एक वॉच दिखाते हुए कहने लगी कि ये लिमिटेड एडिशन है, तुम्हें अच्छे से पता होगा कि तुम्हारी फैमिली में इसको कौन यूज करता है। यांग उससे पूछता है कि ये वॉच तुम्हारे पास कहाँ से आई, जिस पर वो बताने लगी कि मेरे क्लिनिक में एक पेशेंट आए थे और ये वॉच उन्हीं की है। उन्हें एक पॉइजन की मेडिसिन चाहिए थी और मैंने उन्हें बताया कि इस मेडिसिन के लिए एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट चाहिए होगा, तो उन्होंने कहा कि वो इसको ला सकते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि वो यकीनन तुम्हारा कोई फैमिली मेंबर होगा और वो तुम्हारी फैमिली से ही वो इंग्रेडिएंट लाएगा। हमें उस पर नजर रखना होगी ताकि हमें पता चल सके वो मेडिसिन कहाँ पर है। वो भी आगे बढ़ती है तो जैफिंग और यांग एक फील्ड में मौजूद थे, जहाँ पर जैफिंग उससे पूछ रही थी कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो। यांग उससे बताता है कि मैं तुम्हें ये फील्ड गिफ्ट करना चाहता हूँ, जिस पर वो कहने लगे कि भला मैं इस फील्ड का क्या करूंगी। यांग कहने लगा कि मुझे नहीं पता तुम इसके साथ क्या करोगी, मैं तुम्हें पूरी फ्रीडम देना चाहता हूँ, तुम्हारा जो जी मैं यहाँ कर सकती हो। तुमने अपनी सारी जिंदगी एक गाँव में गुजारी है और तुम्हें अच्छे से पता है कि फील्ड के साथ क्या किया जाना चाहिए, और वैसे भी ये सब तो बस बहाने हैं। मैं तो तुम्हारे साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना चाहता हूँ ताकि मुझे पता चल सके तुम्हारी और कितनी आइडेंटिटीज छुपी पड़ी है। जैफिंग उसे कोई जवाब देती है, इससे पहले ही उसकी नजर वहाँ पर मौजूद गुंडों पर पड़ती है। काफी देर तक वो दोनों उनसे भागते रहे, लेकिन बिलाखिर उन दोनों की पकड़ आ ही चुकी थी। यांग जैफिंग से वहाँ से भागने के लिए कहता है और कहने लगा कि मैं इनको अकेले फेस कर सकता हूँ, लेकिन जैफिंग वहाँ से जाने से इनकार कर देती है। जैफिंग को बचाने के चक्कर में यांग को काफी मार खानी पड़ी, क्योंकि वो जैफिंग पर आंच भी नहीं देना चाहता था। काफी देर तक मार खाने के बाद बिलाखिर जैफिंग के फ्रेंड्स उनको बचाने के लिए वहाँ पर पहुँच चुके थे, जो कि उन दोनों की जान उन गुंडों से बचाने के बाद उन सब लोगों को वहाँ से भागने पर मजबूर कर देते हैं। सीन शिफ्ट होता है तो हम जैफिंग और यांग को देखते हैं, जहाँ पर यांग की तबीयत काफी खराब थी। उसकी आंख खुलने पर जैफिंग उससे कहने लगी, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ, लेकिन यांग उसे उठने से मना करते हुए कहने लगा, मेरे पास बैठो ताकि मैं तुम्हें देख सकूं, तुम्हें देखकर मेरे दिल को राहत मिलती है। जैफिंग यांग को सॉरी बोलते हुए उसे कहने लगी कि इस सब की रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ, ये सब मेरी वजह से हो रहा है, अगर मैं तुम्हारी लाइफ में ना आती तो आज ये सब ना होता। तुम्हारी तबीयत पहले ही ठीक नहीं थी और देखो मेरी वजह से तुम्हें कितना कुछ फेस करना पड़ा। लेकिन यांग उसे कहने लगा कि ये सब तुम्हारी वजह से बिल्कुल भी नहीं। वो दोनों अभी इस बात को डिस्कस कर ही रहे थे कि वहाँ पर चियो आ जाता है और उसे कहने लगा कि मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। जैफिंग के पूछने पर चियो बताने लगा कि आपके कहने पर मैंने मास्टर को कांटेक्ट किया था और मैंने उन्हें यांग का केस स्टडी करने के लिए कहा था, लेकिन अब सारी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। उन रिपोर्ट्स के मुताबिक यांग को कोई एक नहीं बल्कि मुख्तलिफ किस्म के पॉइजन
पॉइजन दिए गए हैं और काफी टाइम तक दिए जाने के बाद अब उनका असर काफी हद तक फैल चुका है और इस पॉइजन के एंटीकोड को तैयार करने के लिए एक सीक्रेट किस्म का इंग्रेडिएंट चाहिए और अगर वो न मिल सका तो यांग काफी साल तक जिंदा नहीं रहने वाला। ये सुनकर जैफिंग काफी परेशान हो चुकी थी। तभी वो उससे पूछने लगी कि जो चीजें मैंने तुम्हें लाने के लिए कहा था क्या तुम वो लेकर आ गए हो, जिस पर वो बताता है कि हाँ वो सब गाड़ी में मौजूद है। सीन शिफ्ट होता है तो हम जैफिंग को डॉक्टर सू के रूप में देखते हैं जो कि यांग की मॉम के साथ मौजूद थी। मॉम उसे अपने बेटे की ट्रीटमेंट के लिए लाई थी क्योंकि उनके बेटे की तबीयत काफी खराब थी। उनके बेटे को देखते ही डॉक्टर सू काफी परेशान हो चुकी थी और मन ही मन में कहने लगी ये जैफिंग नहीं पता नहीं कौन है, जैफिंग तो कंसल्टेंसी में मौजूद है, फिर ये लड़का कौन है जिसकी ट्रीटमेंट के लिए उसकी मॉम पागल हो रही थी और बार बार डॉक्टर से रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्लीज कुछ भी करो लेकिन मेरे बेटे को ठीक कर दो। इसके पॉइजन के ट्रीटमेंट के लिए जो मेडिसिन आपने दी थी वो इसके लिए बिल्कुल भी अच्छी साबित नहीं हुई। उसी के रिएक्शन की वजह से इसकी तबीयत पहले से ज्यादा खराब होने लगी है। डॉक्टर सू पूछने लगी कि देने से पहले आपने मेडिसिन कितने टाइम के लिए सोक की थी, जिस पर वो कहने लगी कि मेरा बेटा जल्दी ठीक हो जाए इसके लिए मैंने मेडिसिन 5 घंटे तक सोक की थी। ये सुनकर डॉक्टर सू से कहने लगी कि आपकी इसी गलती ने आपके बेटे की तबीयत खराब कर दी। मैंने आपसे सिर्फ 2 घंटे के लिए सोक करने के लिए कहा था। आप ऐसा करें आपको मेडिसिन लेकर आए ताकि मैं उसको देख सकूं। अपनी सीक्रेट मेडिसिन सू को देना बिल्कुल भी आसान नहीं था। उनकी हेजिटेशन देखते हुए डॉक्टर सू कहने लगी कि जितनी हेजिटेशन आप दिखा रही हैं नहीं आपके बेटे का ट्रीटमेंट डिले होता जाएगा, आप प्लीज जल्दी करें। तभी मजबूरन उनको वो मेडिसिन लानी ही पड़ी। मेडिसिन लेने के बाद डॉक्टर सू उन्हें बाहर जाने के लिए कहती है और उन्हें बताती है कि मैं किसी के सामने ट्रीटमेंट नहीं करती, ये मेरा असूल है। चाहते हुए भी वो मेडिसिन और अपने बेटे को अकेले छोड़कर उन्हें बाहर जाना पड़ा। कुछ ही देर में डॉक्टर सू बाहर आकर उनसे कहने लगी कि आपका बेटा बिल्कुल ठीक है, अगली बार मेडिसिन यूज करने के लिए वही प्रोसीजर फॉलो कीजिएगा जो मैंने आपको समझाया है। तभी मामू से कहने लगी कि वो मेडिसिन सीक्रेट मेडिसिन है, उसके बारे में किसी को भी बताने की गलती बिल्कुल भी मत करना। जिस पर डॉक्टर सू कहने लगी कि इस बारे में आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। एक्चुअली जैफिंग उस सीक्रेट मेडिसिन को एक फेक मेडिसिन से रिप्लेस करते हुए अपने साथ लेकर जा रही थी। लेकिन मॉम की शार्प नजरों के सामने ये सब करना बिल्कुल भी आसान नहीं था, इसलिए ना चाहते हुए भी उसे वो मेडिसिन मॉम को देनी ही पड़ी। अगले सीन में हम जैफिंग और यांग को देखते हैं जो कि एक ब्रिज पर मौजूद था। तभी जैफिंग उससे गुवान के बारे में पूछती है, जिस पर वो बताने लगा कि एक्चुअली वो मेरा स्टेप ब्रदर है। मेरी मॉम को मेरे डैड ने डिवोर्स दे दी थी, लेकिन डिवोर्स के बाद उन्हें पता चला कि वो दोबारा से प्रेग्नेंट है और वो इस प्रेगनेंसी को बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। बचपन से लेकर आज तक उन्होंने मुझसे जान छुड़ाने की हर एक कोशिश की है और सबसे ज्यादा नफरत वो मुझसे इसलिए भी करती है क्योंकि मैं बिल्कुल अपने डैड की तरह हूँ। शायद यही वजह है कि गुमान भी मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करता है क्योंकि वो डैड को बहुत ज्यादा आइडियलाइज करता था। फिर उसे कहने लगी कि गुमान बिल्कुल तुम्हारी तरह है, अगर तुम अपने डैड की तरह हो तो वो भी अपने डैड की ही तरह होगा। जिस पर वो कहने लगा नहीं, उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। यांग जैफिंग को बताता है कि गुवान एक बहुत ही विशेष इंसान है। अब वो काफी हद तक रिकवर हो चुका है, लेकिन इससे पहले सभी लोग उससे बहुत ज्यादा तंग आ चुके थे। मेरे डैड के मरने से पहले उन्होंने सारी प्रॉपर्टी और बैंक बैलेंस बिजनेस में हम सबको शेयर्स दिए, जिसमें 30% शेयर्स मुझे मिले थे और उसी को हासिल करने के लिए मॉम और गुवान मेरे पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। गुवान अब काफी हद तक रिकवर हो चुका है, बहुत जल्द वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब तुम खुद अपनी आंखों से देखोगी कि वो किस किस्म का इंसान है। जैफिंग उससे पूछने लगी कि तुम क्या चाहते हो, मैं क्या करूं? जिस पर वो कहने लगा कि बस तुम जिस तरह चल रहा है उस तरह चलने दो। इसके साथ ही वो उससे कहने लगा कि आइंदा किसी भी मिशन पर तुम अकेले नहीं जाओगी। वो फैमिली का सबसे बड़ा सीक्रेट जैफिंग के साथ शेयर करने के बाद यांग उससे कहने लगा कि आइंदा किसी भी सीक्रेट मेडिसिन को हासिल करने के लिए मैं जरूर तुम्हारा साथ दूंगा। सीन में हम जैफिंग को देखते हैं जो अपनी मदर इन लॉ से कह रही थी कि एक्चुअली मैंने और यांग ने आज आउटिंग का एक प्लान बनाया है। उसकी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए मुझे लगता है उसे फ्रेश एयर की जरूरत है। मॉम उसे कहने लगी कि तुम दोनों खुशी खुशी जा सकते हो, लेकिन उसका ढेर सारा ख्याल रखना, ऐसा ना हो दोबारा से कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो उनके जाने के बाद फ्यू मॉम से कह रहा था मुझे यकीन ही नहीं आता ये वही यांग है जो कभी मुस्कुराता भी नहीं था। देखो अपनी वाइफ के साथ कितना खुश रहता है। क्या आपको लगता है कि हमें इसका पीछा करते करते जैफिंग के गाँव तक जाना चाहिए ताकि हम दोबारा से उस पर अटैक कर सके? जिस पर मॉम कहने लगी कि बिल्कुल, लेकिन याद रखना कि वो बिल्कुल भी इस बार जिंदा नहीं बचना चाहिए। अगर इस बार भी वो जिंदा बच गया तो उसके बाद मुझे देखना पड़ेगा कि वो लोग फेक है या तुम फेक हो। इस पर फ्यू ने कहने लगा कि आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, ऐसा समझे कि वो दोनों पहले ही मर चुके हैं। आगे बढ़ती है तो जैफिंग यांग के साथ काफी टाइम बाद अपने गांव में मौजूद थी, जहां पर उसके सभी रिलेटिव्स और फ्रेंड्स उसको वेलकम करने के लिए रेडी थे। उसका फ्रेंड उससे कहने लगा कि यहाँ पर मेरे सेकंड अंकल का एक रेस्टोरेंट है, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि वहाँ पर खाना खाकर तुम्हें बहुत मजा आने वाला
है। जैफिंग और यांग उन्हें लंच पर ज्वाइन करने के लिए बिल्कुल रेडी थे और कुछ ही टाइम में उनको लंच सर्व किया जा चुका था, लेकिन उसके फ्रेंड के ही कहने पर उसके सेकंड अंकल ने उसके वाइन में कुछ मिला दिया था। ढेर सारा खाना खाने के बाद और बहुत सारी वाइन पीने के बाद यांग कहने लगा कि वाकई तुम्हारे अंकल के हाथों में बहुत ज्यादा जायका है। जैफिंग के फ्रेंड उससे कहने लगे कि अभी तो तुमने मेरे अंकल के पीनट्स भी नहीं ट्राई किए, मैं अभी तुम्हें उनके फ्राइड पीनट्स खिलाता हूँ, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। फिर में जैफिंग और यांग दोनों की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और वो दोनों ही बेहोश हो गए। तभी उनके फ्रेंड सब लोगों से कहने लगे कि हम इन्हें हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं, ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ ज्यादा ही खा लिया है, आप लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अगले सीन में वो दोनों एक सुनसान सी जगह पर मौजूद थे, जहाँ पर वो लोग इस बात को डिस्कस कर रहे थे कि क्यों ना जैफिंग और यांग को यहीं पर दफना दिया जाए। लेकिन दफनाने से पहले उनमें से एक कहने लगा कि पहले मैं बॉस को इन्फॉर्म कर दूं कि उनका बताया हुआ काम हो चुका है। फिर दूसरी तरफ गुवान बिल्कुल ठीक हो चुका था और वो अपनी मॉम के पास आकर उससे कहने लगा कि हमने एक बहुत ही हार्ड जर्नी की है, हमारे बुरे दिन खत्म हो चुके हैं, अब हमें प्रॉस्पर करने से कोई भी नहीं रोक सकता। तभी वो अपने बेटे का कोट उतारते हुए कहने लगी, हाउसकीपर ये कोट रख दो, लेकिन फ्यू नहीं आता। वो फ्यू को उसके नाम से बुलाते हैं तो वो जल्दी उनके पास आ जाता है। नेक्स्ट सीन में फ्यू गुवान के साथ उसके रूम में मौजूद था, जहाँ पर गुवान यांग के कपड़े और उसकी पिक्चर्स नीचे गिराते हुए कहने लगा कि इन सब चीजों को जला दो। इस बात पर फ्यू से कहने लगा कि हमने तो वो पूरे का पूरा आदमी ही जला दिया है, आप सिर्फ उनकी चीजों की बात कर रहे हैं। इसके साथ ही गुवान उसको डैड बुलाते हुए उसे थैंक्स कहता है कि इतने बुरे दिनों में आपने हमारा बहुत ज्यादा साथ दिया। जो सुनते ही फ्यू कहने लगा कि वो सब छोड़ो, तुम बस अपनी कंपनी संभालने की तैयारी करो। कुछ देर बाद गुवान अपनी मॉम के पास वापस आता है और उसे पूछने लगा कि यांग मर चुका है, अब हम उसकी इक्विटी का क्या करेंगे। जिस पर उसकी मॉम कहने लगी कि ये तुम कैसे बच्चों वाली बातें कर रहे हो, तुम जानते हो कि इसी दिन के लिए तो हमने इतने सालों से प्लानिंग की है और यांग मरा नहीं बल्कि तुम खुद यांग हो। ये सुनते ही वो चिल्लाने लगा और कहने लगा कि मुझे यांग मत बुलाओ, मुझे उसके नाम से, उसकी शक्ल से, हर चीज से नफरत है। मुझे ऐसी जिंदगी नहीं जीनी जहाँ पर मुझे उसका मनहूस साया अपने चेहरे पर पड़ता हुआ नजर आता है। मेरे डैड को मेरे घर में हाउसकीपर बुलाया जाता है, मेरी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं, सारी जिंदगी मैंने उसका पीछा करते हुए गुजार दी, उसे जान छुड़ाने के पीछे मेरी आधी जिंदगी जाया हो गई है। तभी मॉम उसे शांत रहने के लिए कहने लगी और उसे समझाने लगी कि हमारे बुरे दिन खत्म हो चुके हैं, अब तुम्हें सिर्फ हमारे ग्रुप को संभाल कर उसे डोमिनेट करना है। अगले सीन में जैफिंग गुयान के साथ मौजूद थी, जहाँ पर गुयान उससे कह रहा था कि मैं जान सकता हूँ कि इतनी ग्रेसफुल डॉक्टर ने मुझे क्यों बाहर बुलाया है। गुयान उसे थैंक्स कहता है कि आपने मेरी जिंदगी बचाई, लेकिन वो कहने लगी कि ये मेरी प्रोफेशनल लाइफ का एक हिस्सा है। अभी गुयान उसे कहने लगा कि अगर आपको कभी भी लगे कि आपको मेरी जरूरत है या कोई फेवर चाहिए तो मुझे बिला झिझक जरूर कहिएगा, या अगर अपनी इस डेट के बदले में आपको कोई अमाउंट चाहिए तो मुझे जरूर बताइएगा। तभी वो कहने लगी कि ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे किसी चीज की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। एक्चुअली मुझे आपके साथ एक प्रॉब्लम डिस्कस करनी है। मेरा एक शूटर है जो मुझे काफी दिनों से हरास कर रहा है। मैंने काफी लोगों को हेल्प के लिए कहा, लेकिन कोई भी उसका सामना करने के लिए रेडी नहीं। तभी मुझे सूझा कि आप जैसा पावरफुल इंसान है उसके साथ कम्पीट कर सकता है। क्या आप चंद दिनों के लिए मेरा बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग कर सकते हैं? एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि मेरे बॉयफ्रेंड को देखकर वो मेरा पीछा छोड़ दे। जिस पर वो कहने लगा कि ठीक है। डॉक्टर सूज से कहने लगी कि अगर आपको बुरा न लगे तो क्या मैं कुछ दिनों के लिए आपके घर में आपकी गर्लफ्रेंड बनकर रह सकती हूँ? जिस पर वो कहने लगा कि ठीक है, मुझे कोई इशू नहीं। एक्चुअली डॉक्टर सूज ने उसको जानबूझकर वहाँ पर बुलाया था क्योंकि जैफिंग को गुयान के कमरे की तलाशी लेनी थी। लॉकर पर बार बार गलत पासवर्ड लगाने की वजह से गुयान को नोटिफिकेशन आता है तो वो वहाँ से जाने लगा। तभी जैफिंग यांग को मैसेज करके बताने लगी कि तुम्हारा भाई घर आने वाला है। जैफिंग का मैसेज आते ही यांग वहाँ से जाने लगा, लेकिन जाने से पहले जब वो एक लास्ट ट्राई करता है तो लॉकर खुल चुका था। यांग के जाने के बाद गुयान वहाँ पहुंचकर अपना लॉकर खोलता है जो कि खाली था। शिफ्ट होता है तो जैफिंग और यांग एक दफा फिर अपने फ्रेंड के साथ मौजूद थे, जहाँ पर वो अपने फ्रेंड को थैंक्स कहते हुए कहने लगा कि अगर तुम हमारा साथ ना देते ड्रामा पूरा करना हमारे लिए बिल्कुल भी आसान न होता। तभी उसका फ्रेंड कहने लगा कि वाकई शहरों में बहुत बड़े बड़े ड्रामे होते हैं, अच्छा है हमारे गांव में ऐसा कुछ नहीं होता। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगा। वे जैफिंग यांग से पूछती है कि क्या तुम्हें वो मेडिसिन मिली? जिस पर वो कहने लगा कि नहीं, मुझे वो मेडिसिन नहीं मिल सकी। यांग कहने लगा कि वो लोग मुझे मरा हुआ समझते हैं, अच्छा है कि अब वो मेरी जान छोड़ देंगे, लेकिन तुम उनसे बच कर रहना। जैफिंग उसे बताने लगी कि मैंने डॉक्टर सू के रूप में तुम्हारे भाई को अप्रोच किया है और मैं कुछ दिनों तक उसके साथ रहने वाली हूँ ताकि मैं उस पर नजर रख सकूँ। जिस पर वो कहने लगा कि तुमने गलत किया, तुम उसे नहीं जानती, वो एक बहुत ही शातिर इंसान है और तुम उसको अकेले हैंडल नहीं कर सकती। जिस पर जैफिंग कहने लगी कि तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं। और यांग कहने लगा कि अच्छा ही हुआ मेरी जान छूट गई, अब मैं आराम से उनके फाइनेंशियल फ्रॉड के एविडेंस ढूंढ सकूंगा। अगले सीन में हम गुयान को देखते हैं जिसके हाथ में डॉक्टर सू की पिक्चर थी। उसकी मॉम उसे पूछने लगी कि क्या तुम इसे पसंद करने लगे हो? जिस पर वो कहने लगा कि वो एक बहुत ही खूबसूरत और टैलेंटेड लड़की है, इस तरह की लड़की को कोई क्यों नहीं पसंद करेगा। शादी करने के लिए मुझे इसी तरह की लड़की की तलाश थी, अब अगर वो खुद चलकर मेरे पास आई है तो भला मैं उसको क्यों रिजेक्ट करूँ। जबकि दूसरी तरफ जैफिंग यांग के साथ थी,
जहाँ पर वो उससे कह रही थी कि मैंने आज तक कभी किसी को अपने क्लोज नहीं आने दिया, ना कभी किसी के सामने अपने सीक्रेट का जिक्र तक किया, लेकिन तुम्हारे सामने मैंने अपने सारे मास्क उतार कर फेंक दिए। क्या तुम मेरा साथ दे सकते हो? क्या मैं तुम पर ट्रस्ट कर सकती हूँ? प्लीज मुझे कभी भी धोखा मत देना। यांग, मैं तुम पर ट्रस्ट कर सकती हूँ ना? जिस पर वो कहने लगा कि हाँ, लेकिन सिर्फ तब जब तुम मेरे साथ सच बोलो। इसके साथ ही उसको वो मेडिसिन याद आती है जो उसे गुयान के लॉकर में मिली थी, क्योंकि वो फेक थी और ओरिजिनल मेडिसिन जैफिंग के पास थी। लेकिन जैफिंग के सामने कुछ कहने की बजाय वो उसको वहाँ से चलने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर सू गुयान के घर पहुँच चुकी थी, जहाँ पर सभी लोग उसको वेलकम करते हैं। वो ऊपर जाने लगी तभी गुयान की मॉम उससे पूछती है कि क्या तुमने इस लड़की के बारे में इन्वेस्टिगेशन करवाई है? गुयान बताने लगा कि हाँ, मैंने इस लड़के की कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन करवाई है, जो कि बिल्कुल क्लियर है। ये अभी अब्रॉड से आई है, इसने वहाँ पर चाइनीज मेडिसिन को स्टडी किया है। मैं वहाँ पर युनशा आ चुकी थी, क्योंकि मॉम और गुयान के लिए गिफ्ट्स भी लाई थी, लेकिन तभी वहाँ पर सू वापस आ जाती है, जिसको देखते ही उसका मूड खराब हो गया और वो उससे कहने लगी कि तुम्हारी शक्ल एक ऐसी लड़की से मिलती है जिससे मुझे नफरत है। गुयान युनशा को इस तरह की बातें करने से मना करने लगा, जिस पर सू कहती है कि कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। कुछ देर में सू गुयान के साथ उसके रूम में पहुंच चुकी थी, जहां पर वो उसे प्रपोज करने लगा, लेकिन सू कहती है कि मुझे सोचने के लिए कुछ टाइम चाहिए। जबकि दूसरी तरफ युनशा स्टडी रूम में मौजूद सीक्रेट डोर को खोलने में कामयाब हो चुकी थी। युनशा ने सिर्फ दरवाजा ही नहीं खोला, बल्कि वो रूम के अंदर मौजूद लॉकर खोलने में भी कामयाब हो चुकी थी और उसके अंदर मौजूद डॉक्यूमेंट सब उसके हाथ लग चुके थे। अगले सीन में गुयान स्विमिंग पूल में बैठा हुआ था, तभी उसके पास सू आती है, जो उससे पूछ रही थी कि तुम्हारी तबीयत मुझे आज ठीक नहीं लग रही, क्या कोई बात तुम्हें परेशान कर रही है? गुयान उसे कहने लगा, पता नहीं मुझे तुम्हें बताना चाहिए या नहीं, लेकिन एक बात है जो मुझे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रही है। हो सकता है ये बात शेयर करने के बाद तुम मेरे साथ शादी करने से ही इनकार कर दो। लेकिन वो कहने लगी कि नहीं, तुम्हें ये बात मेरे साथ जरूर शेयर करनी चाहिए, हो सकता है मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकूं। गुयान सू को बताता है कि उसके लॉकर में मौजूद की किसी ने चुरा ली है। उस दिन डिनर करने के बाद जब वो घर पहुंचा तो उसे पता चला कि उसकी की किसी ने चोरी कर ली है। अब उसके पास वो की मौजूद ही नहीं। ये सुनते ही जैफिंग को सबसे पहला ख्याल यांग का आता है, जिससे उसने पूछा था कि क्या वो की तुमने हासिल कर ली है। तभी वो उसे बताने लगा कि नहीं, वो की वहाँ पर मौजूद ही नहीं थी। गुयान सू से पूछने लगा कि तुम किस सोच में पड़ गई हो, जिस पर वो कहने लगी कि नहीं नहीं, मैं कुछ भी नहीं सोच रही, मैं सिर्फ इतना सोच रही थी कि अगर वो की गुम हो गई है और सीक्रेट मेडिसिन अब है ही नहीं तो तुम्हारा इलाज कैसे होगा। लेकिन वो मन ही मन में सोच रही थी कि इन दोनों भाइयों में से कोई ना कोई जरूर झूठ बोल रहा है, लेकिन ये लड़का मेरे साथ झूठ क्यों बोलेगा? इसको तो पता ही नहीं कि मैं यांग की गर्लफ्रेंड हूँ। इसके ख्याल में तो हम दोनों मर चुके हैं। यकीनन यांग मेरे साथ झूठ बोल रहा है। वो मेडिसिन हासिल करके वो अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना चाहता है। अब गुयान उसको अपना नेक्स्ट प्लान बताते हुए कहने लगा कि वो की मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एंगेजमेंट गिफ्ट समझो, मैं उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब लोगों के सामने तुम्हें देने वाला हूँ। सू से कहने लगी कि अभी तुमने कहा कि वो की किसी ने चोरी कर ली है, लेकिन अब तुम कह रहे हो कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेकर जाओगे, ये कैसे पॉसिबल है? तभी वो कहने लगा कि मेरे पास एक बहुत जबरदस्त प्लान मौजूद है। जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब लोगों के सामने तुम्हें की गिफ्ट करूंगा तो जिसने भी वो चोरी की है उसको शक हो जाएगा कि उसके पास मौजूद की फेक है, जबकि उसके पास मौजूद की ही रियल है। अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए वो जरूर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएगा और वहीं से हम उसको पकड़ने की तैयारी करेंगे। ये सुनते ही वो सोचने लगी कि अब पता चलेगा कि यांग सच्चा है या झूठा। पता नहीं वो की को हासिल करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएगा या मुझे बताता है। पता नहीं वो की को चूज करेगा या मुझे। नेक्स्ट सीन में जैफिंग यांग से मिलने के लिए पहुंच चुकी थी, जहां वो उससे पूछने लगी कि क्या तुम मेरे साथ कोई बात शेयर करना चाहते हो, जिस पर वो कहने लगा कि नहीं, मेरे पास तुम्हारे साथ शेयर करने के लिए कोई बात नहीं। जैफिंग काफी फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, तभी उससे कहने लगी कि मुझे तुमसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। जो ड्रग्स तुम्हारे पास है वो मुझे जरूरत है। मैं जानती हूँ कि पूरा पॉइजन तुम्हारी बॉडी में फैल चुका है, लेकिन मेरी खुद की तबीयत भी ठीक नहीं। मेरी जिंदगी बचाने के लिए मुझे ड्रग्स की जरूरत है। जिस पर वो कहने लगा कि क्या तुम मेरी सिंसेरिटी को टेस्ट करना चाहती हो। जैफिंग कोई जवाब देती इससे पहले ही यांग को मैसेज आता है, जिसमें उसको बताया गया कि वो की किसी ने चोरी कर ली है। उसको पूरा यकीन था कि वो की किसी और ने नहीं बल्कि जैफिंग ने ही चोरी की है। जैफिंग को लेकर अब यांग शक में पड़ चुका था और वो मन ही मन में सोचने लगा कि अब पता चलेगा कि तुम सच्ची हो या झूठी, तुम मुझे चूज करती हो या उस मेडिसिन और उस की को। मूवी आगे बढ़ती है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो चुकी थी, तभी गुयान अनाउंस करता है कि उसकी बीमारी के दौरान डॉक्टर सू ने उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखा। यही वजह है कि उन दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया है और आज उन दोनों की एंगेजमेंट है। और एंगेजमेंट गिफ्ट के तौर पर वो अपने फियांसे को अपनी सबसे कीमती चीज देना चाहता है। ये बोलते हुए वो की उसको दे देता है। तभी वहाँ पर यांग आ जाता है, जिसको देखते ही सब लोग सोचने लगे कि इन दोनों में से रियल कौन है। यांग को देखकर गुयान को बिल्कुल भी हैरत नहीं हुई और वो उससे कहने लगा कि मैं जानता था, आज नहीं तो कल तुम अपनी बिल से निकलकर बाहर जरूर आओगे। पिछली मॉम यांग को गुयान के रूम में देख चुकी थी और उन्होंने गुयान को बताया कि वो
अभी तक जिंदा है, जिस पर वो कहने लगा कि मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करने वाला हूँ। जब उसको पता चलेगा कि वो की रियल नहीं फेक है तो वो जरूर आएगा। लेकिन रियल शॉक गुयान को तब लगता है जब सू भी उसको छोड़कर यांग के पास चली गई। गुयान सू से पूछने लगा कि तुम कौन हो, जिस पर वो कहने लगी कि मैं तुम्हारी भाभी जान हूँ। तुम शायद जानते नहीं लेकिन मैं यांग की वाइफ हूँ। तुम्हारी माँ मुझे बहुत अच्छे से जानती है। तुम जितने ही चालाक से ही लेकिन मुझसे धोखा खा गए। वाकई हर शेर को सवा शेर लगता है और आज तुम्हारा दिन खत्म हुआ। लेकिन गुयान को मात देना भी कोई आसान काम नहीं था। वो कहने लगा कि भले तुम रूप बदलकर मुझे धोखा देने में कामयाब हो चुकी थी, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि इस ग्रुप के 70% शेयर्स अभी भी मेरे हाथों में हैं। अगर मैं चाहूँ तो तुम दोनों को खड़े खड़े धक्के देकर बाहर निकलवा सकता हूँ। इसलिए अपनी चालाकी पर फख्र करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। मैं यांग के डैड आगे आते हुए कहने लगे कि तुम झूठ क्यों बोल रही हो। मैंने तुम्हारी शादी गू फैमिली के बड़े बेटे से की थी और वही तुम्हारा हस्बैंड है। इस दूसरे के साथ रहने के बारे में तुम सोचना भी मत। लेकिन जेफिंग उनकी एक नहीं सुनने वाली थी और उनसे कहने लगी कि अगर आप मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकते थे तो आपको मेरे बारे में फैसला करने की भी कोई जरूरत नहीं। मैं अपने फैसले खुद कर सकती हूँ, इसलिए आप अपने काम से काम रखें। इन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब वहाँ पर युनशा आकर उन दोनों की वो वीडियो चलाती है जिनमें वो लोग डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह उसने यांग का फेस यूज किया। प्लास्टिक सर्जरी करने के बाद वो यांग की पर्सनैलिटी को यूज करता रहा। वॉइस में मॉम को सुना जा सकता है जो कह रही थी कि मैंने यांग को जान से मार दिया। अब उसके शेयर्स तुम्हारे हाथों में है, तुम्हें अब कोई भी आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। लेकिन गुयान तो जैसे बहुत ही गुस्से में था और कहने लगा कि ये कैसी जिंदगी है जहाँ मेरे फादर मेरे घर में हाउसकीपर बनकर रहते हैं और मुझे अपने भाई की आइडेंटिटी यूज करनी पड़ रही है। गुयान और उसकी मॉम जितने भी चालाक से ही लेकिन वो इस सब के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थे। तभी युनशा वो पेपर्स उसके मुंह पे मारती है जो वो उसके लॉकर से निकाल कर लाई थी। डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक वो यांग का रियल भाई है ही नहीं, ना ही इस कंपनी और ना ही प्रॉपर्टी में उसका कोई हिस्सा बनता है, जिस पर च्यू और उसके फ्रेंड उनका मजाक उड़ाने लगे। लेकिन मॉम गुस्से में सबसे कहती है कि अगर मेरे बेटे के बारे में किसी ने एक लफ्ज भी कहा तो बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। अंकी तो जैसे बस हो चुकी थी, वो युनशा को सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ने लगा। तभी यांग उसको रोकते हुए कहने लगा कि जो रियलिटी है उसी को एक्सेप्ट कर लो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। गुयान उसे कहने लगा कि तुम्हें इतना फख्र करने की कोई जरूरत नहीं। जिस लड़की के लिए तुम इतना इतरा रहे हो कल को वो तुम्हें भी छोड़कर चली जाएगी। जिस पर जेफिंग आगे बढ़ते हुए कहने लगी कि मुझे लेकर मेरे हस्बैंड को कोई इनसिक्योरिटी नहीं। मैंने जिंदगी के हर मोड़ पर उनका साथ दिया है और वो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। वो आप जैसे लोग होते हैं जो सारी जिंदगी माल और दौलत के पीछे लगे रहते हैं लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं आता। तभी गुयान के डैड उसे कहने लगे कि मैंने अपनी सारी जिंदगी तुम्हें प्रोटेक्ट करने पर लगा दी। तुम्हारे फ्यूचर को सिक्योर बनाते बनाते मेरे बाल सफेद हो गए लेकिन तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर ना हो सका। मेरी सारी मेहनत तुम्हारी वजह से जाया हो चुकी है। आज तुम पैदा ही ना होते तो आज मेरी जिंदगी थोड़ी सुकून में होती। ये बोलते ही उन्हें हार्ट अटैक आ गया। तभी गुयान डॉक्टर को बुलाता है लेकिन कोई भी उनकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ने वाला नहीं था। जबकि दूसरी तरफ जेफिंग के डैड उसके पास आते हुए कहने लगे कि देखो मैं कितना बेवकूफ हूँ, मैंने कितना बड़ा धोखा खा लिया। मैं गुयान को इनका असली बेटा समझता था लेकिन यांग ही इनका असली शहजादा है। तुम मेरी अक्लमंद बेटी हो, तुमने बहुत अच्छा किया जो तुमने मेरी एक भी बात नहीं मानी, वरना आज तुम सब कुछ खो चुकी होती। मुझे तुम पर बहुत फख्र है। के जवाब में जेफिंग उसे कहती है मुझे ना तो आपके नाम की जरूरत है, ना आपके प्यार की और ना ही आपकी तसल्ली की। इसलिए अपनी सारी चीजें अपने पास रखें और आइंदा मुझे कभी भी कांटेक्ट करने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा। जेफिंग और यांग वहाँ से जाने लगे। तभी उनका सामना एक दफा फिर युनशा से होता है और उसको याद आया कि युनशा को ये सब करने के लिए यांग ने ही कहा था। एक्चुअली यांग ने युनशा के साथ प्रॉमिस किया था कि अगर वो उनके साथ कोऑपरेट करे तो वो अपने ग्रुप में एक कंपनी उनके नाम करके उनको फाइनेंशियल क्राइसिस में से निकलने में हेल्प कर सकते हैं। यांग और जेफिंग उनको थैंक्स बोलते हुए वहाँ से जाने लगे। लास्ट सीन में हम यांग को देखते हैं जो सब कुछ छोड़ छाड़ कर वहाँ से जाने के लिए बिल्कुल रेडी था। तभी उसके पीछे जेफिंग आती है जो उससे कहने लगी कि तुम एक बहुत ही बुज़दिल इंसान हो। आखिर मुझे बीच राह में इस तरह छोड़कर जाने के बारे में तुम सोच भी कैसे सकते हो। मैं जानती हूँ कि वो मेडिसिन तुम्हें नहीं मिली लेकिन देखो वो मुझे भी नहीं मिल सकी। इतनी सी बात को अपना रोक तो नहीं बनाया जा सकता ना। तभी वो कहने लगा कि देखो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है, मैं तुम्हारे सामने सांस नहीं तोड़ना चाहता। मैं इस वक्त बहुत ही हेल्पलेस कंडीशन में हूँ। मैं उस बीमारी को फेस कर रहा हूँ जिसकी इस दुनिया में कोई क्योर ही नहीं। जिस पर वो कहने लगी कि देखो इतना परेशान क्यों होते हो, भले हमारे पास 10 दिनों का टाइम हो या 10 सालों का, लेकिन हम वो एक साथ ही गुजारेंगे। ठीक है कि ये मुश्किल है लेकिन हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन जरूर होता है। हम दोनों मिलकर ये सोल्यूशन जरूर निकालेंगे। मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है और उसके बाद भी तुम्हारा साथ दूंगी। ये सुनते ही यांग जो पहले ही अपने इमोशंस को काफी मुश्किलों से कंट्रोल कर रहा था रोते हुए उसे कहने लगा कि अगर मैं सच बताऊं तो मैं तुम्हारे बगैर एक दिन भी नहीं रह सकता। प्लीज मुझे छोड़कर कभी भी मत जाना। यांग उसको किस करने के लिए आगे बढ़ता है और इसके साथ ही हमारी मूवी एंड हो चुकी थी। मजीद ऐसी जबरदस्त मूवीज के लिए स्टे ट्यून्ड।